तो दोस्तों स्वागत है आपका आज की इस एक और वीडियो लेक्चर में जहां हम बात कर रहे हैं एक और एप्लीकेशन ऑफ बायो-सावर्ट लॉ के बारे में। आपको याद होगा कि पिछली वीडियो में हम लोगों ने एक सर्कुलर कंडक्टर लिया था जहां पे हमने उसमें करंट दौड़ाया था और उसके बिल्कुल बीच में यानी कि सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है उसे कैलकुलेट किया था। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग एक और सर्कुलर कंडक्टर लेंगे लेकिन उसके आसपास जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती है उसको समझेंगे। स्पेशली उसके बीच में जो ये एक्सिस निकलेगा, मान लो कि ये सर्कुलर कंडक्टर है, इसके बीच में एक्सिस निकल रहा है, आप डायग्राम देख सकते हो। तो इस एक्सिस पे एक पॉइंट पी हम मानेंगे, उस पे हम मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट करना चाहते हैं। अब देखिए ये जो एप्लीकेशन है बायो-सावर्ट लॉ की, ये इजी है लेकिन इसमें मैथमेटिक्स बहुत है। तो मैं आपसे कहूंगा कि मैं एक एक स्टेप आपको समझाता जाऊं तो वो आप एक एक स्टेप को नोट करते जाइए, ठीक है? कहीं आपको कुछ भी मिस आउट ना हो। अगर मैं नहीं भी लिख पा रहा हूं तो आप जरूर लिखिए उस चीज को, इसी से वो आपको याद रहेगी और 4-5 बार उसकी प्रैक्टिस करनी है आपको। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, एक सर्कुलर कंडक्टर मान लिया है जो कि पड़ा है स्पेस में या वैक्यूम के अंदर, क्योंकि हमें परमिएबिलिटी म्यू नॉट की वैल्यू 0 रखनी है, ठीक है? म्यू नॉट रखनी है, ठीक है? और हम लोग मानते हैं कि इसकी रेडियस जो है वो स्मॉल r है और इसके सेंटर से एक एक्सिस निकल रहा है जिसकी दूरी x है और एक पॉइंट p हम लोगों ने मान लिया है। और इस पॉइंट p पर हमें इस पूरे कंडक्टर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगी वो कैलकुलेट करनी है। अब मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कैसे होगी, इसके अंदर हमें एक कांस्टेंट अमाउंट ऑफ करंट दौड़ाना पड़ेगा। तो करंट हमने इसमें दौड़ा दिया है जिसकी डायरेक्शन आपको दे रखी है I की, ठीक है? अब हमने क्या किया है कि इस डायग्राम में आप देख सकते हो कि ऊपर से इस P पॉइंट को जोड़ा है और नीचे से इस P पॉइंट को जोड़ा है, क्योंकि यहां पे हम लोग DL मानेंगे यानी कि करंट एलिमेंट मानेंगे, करेक्ट? और हमें पता है हमने इसकी दूरी R दे रखी है। अब इस R की वैल्यू अगर आपको निकालनी है, आप कैसे निकालोगे? ये R है, ये X है, तो R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट या फिर 1/2 इसकी पावर होगी, ये वैल्यू निकल सकती है। नीचे भी यही वैल्यू निकलेगी। अब देखिए हम लोग इस कंडक्टर के अंदर करंट दौड़ा रहे हैं और इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकल रही है। तो ऑब्वियस सी बात है पूरे कंडक्टर की मैग्नेटिक फील्ड इस P पे एक साथ निकालना तो पॉसिबल नहीं है। हमें एक करंट एलिमेंट जो है कंसिडर करना पड़ेगा और वो करंट एलिमेंट क्या होगा? IDL। तो हम क्या करेंगे, IDL को ऊपर कंसिडर करेंगे एक बार के लिए, ठीक है? तो इसका मतलब ये लूप है आपका और इसमें करंट इस तरफ आ रहा है, आप डायरेक्शन अपने हिसाब से देख सकते हो। तो ऊपर मैंने DL माना, ये बहुत छोटा हिस्सा है, ठीक है? ये DL है, आप लोग देख सकते हो। और ठीक है, और यहां से ये चीज जुड़ती है इस P पॉइंट के ऊपर, ठीक है? आपको डायग्राम अब समझ में आ गया होगा। तो इस DL की वजह से इस P पॉइंट के ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगी DB, उसकी वैल्यू क्या होगी बायो-सावर्ट लॉ से? म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई IDL sin 90 अपॉन में R स्क्वायर। अब आप पूछेंगे कि मैंने 90 डिग्री क्यों लिखा है, तो देखिए इसके पीछे एक रीजन है। आप एक चीज देखिए कि ये जो सर्कुलर जो भी हमने माना है सर्कुलर कंडक्टर, उसके ऊपर मैंने DL माना है, ठीक है? DL के साथ ये निकल रहा है आपका जो वैल्यू R निकल रही है। अब आप बोलेंगे कि ये जो एंगल है ये तो कम हो रहा है, ये 90 डिग्री कहां है? तो अगर आप इस एंगल को देख रहे हैं तो आप गलती कर रहे हैं। आपको देखना है इसके साथ एंगल। अगर आप देखोगे तो ये 90 डिग्री के अंदर है। अगर मैं इसको झुकाता हूं, नीचे लेके जाता हूं, तब भी ये दोनों 90 डिग्री के एंगल में रहेंगे। तो आपको इसके साथ, इस DL के साथ इसका एंगल देखना है, ये 90 डिग्री में ही रहने वाला है, चाहे वो किसी भी एंगल पे रहे। अगर आप गलती से इस R के साथ, मतलब एक R और जोड़ लेते हैं हम लोग, नीचे एक R जुड़ी हुई है, इस R के साथ अगर आप इस एंगल देख रहे हो तो आप गलती कर रहे हो। आपको एंगल किसके साथ देखना है? इस DL के साथ देखना है, ठीक है? तो DL के साथ इसका एंगल 90 डिग्री है, आप देख सकते हैं। फिर चाहे वो कितना ही ऊपर नीचे हो ले, वो रहेगा 90 डिग्री, ठीक है? तो इसका मतलब sin 90 की वैल्यू यहां से निकल के आती है। अब हमें पता है sin 90 की वैल्यू 1 होती है, तो DB की वैल्यू क्या निकलेगी? म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई IDL अपॉन में R स्क्वायर। तो ये मैग्नेटिक फील्ड निकलेगी इस DL की वजह से इस P पॉइंट के ऊपर। लेकिन एक मिनट, हमें डायरेक्शन भी देखनी पड़ेगी कि जो मैग्नेटिक फील्ड निकल रही है उसकी डायरेक्शन क्या है, क्योंकि हमें पता है मैग्नेटिक फील्ड जो है वो वेक्टर फॉर्म में होती है। और अगर हमें वेक्टर एनालिसिस करना है, हमें सारे DLs को जोड़ना है, सबको जोड़ना है, तो सबकी डायरेक्शन एक ही होनी चाहिए, ठीक है? ये बात हम लोग पिछले एप्लीकेशन में भी पढ़ चुके हैं। तो इस केस में यहाँ पे जो ऊपर DL है, इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड P पे बन रही है उसकी डायरेक्शन क्या होगी? देखिए करंट बाहर की तरफ आ रहा है, राइट हैंड लॉ लेते हैं, करंट बाहर की तरफ आ रहा है, R की वैल्यू आपकी ये है, ठीक है? और उस R की वैल्यू से हमें पता है कि उसका नॉर्मल निकलता है। मतलब हमें मालूम है, हम लोग पहले प्रॉपर्टीज पढ़ चुके हैं बायो-सावर्ट लॉ में, कि अगर आपका करंट बाहर की तरफ है, ये आपका R है, तो R से नॉर्मल 90 डिग्री में निकलती है किसकी वैल्यू? मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू। तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू ये निकलती है, ठीक है? इसी तरीके से आप अपोजिट में ले लो, नीचे DL ले लो।
वहां पे जो आपका करंट है वो अंदर की तरफ जा रहा है, ऊपर बाहर की तरफ आ रहा है, नीचे अंदर की तरफ जा रहा है। वापस राइट हैंड रोल लगाइए तो वहां पे जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू है वो इस डायरेक्शन में निकल के आएगी। आप लोग देख सकते हो मैंने ड्रॉ कर दी है, करेक्ट। एक बार फिर से सोचिए इसके बारे में कि ऊपर जो है करंट बाहर की तरफ आ रहा है, इस वजह से नॉर्मली इस तरफ निकला है 90 डिग्री में, नीचे अंदर की तरफ आ रहा है इसीलिए इस तरफ निकला है, करेक्ट। आप लोग थोड़ा सा विचार करेंगे तो आपको निकल के आ जाएगी वैल्यू। अब देखिए हमने ये जो दो मैग्नेटिक फील्ड्स निकाली हैं, हमें क्या करना पड़ेगा, इनको इनके कंपोनेंट्स में तोड़ना पड़ेगा, यानी कि साइन थीटा और कॉस थीटा में। सबसे पहले अगर आप ऊपर वाली को देखेंगे तो ऊपर वाली मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस डायरेक्शन में जा रही है, तो अगर इसको यहां ले आऊं, मैं सीधा ले आऊं, बिल्कुल एक्सिस के नॉर्मल में ले आऊं, परपेंडिकुलर ले आऊं, तो वो क्या निकलेगी, dB cos थीटा। आप सोच के देखिए कि यहां तो ये ऑलरेडी जा रही है, अगर ये इसके नॉर्मल में निकलेगी तो ये कितनी निकलेगी, dB cos थीटा। अगर ये सीधी जाएगी एक्सिस में तो ये कितनी निकलेगी, dB sin थीटा। ठीक है, इसी तरीके से जो नीचे वाली है उसको भी हम लोग तोड़ेंगे। उसके लिए एक जो है dB cos थीटा नीचे की तरफ जाएगी, आपको पता है इस तरफ जा रही है तो नीचे की तरफ जाएगी, और ये जो होगी ये साइन थीटा निकलेगी, यानी कि इस तरफ वाली जो निकलेगी वो dB साइन थीटा निकलेगी। इसका मतलब इस dl की वजह से और इस dl की वजह से, नीचे वाले dl की वजह से, दोनों dls की वजह से साइन थीटा वाली तो सीधी जा रही हैं, अलोंग द एक्सिस जा रही हैं, और कॉस थीटा वाली एक दूसरे को कैंसिल कर रही है, करेक्ट। तो इसका मतलब एक dl की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड निकल रही है वो इस dB साइन थीटा अलोंग द एक्सिस जा रही है, दूसरे की वजह से, नीचे वाली की वजह से भी बिल्कुल अलोंग द एक्सिस जा रही है। इसी तरीके से एक और dl चुन लो, उसकी वजह से भी सीधी जाएगी dV साइन थीटा, और तीसरी, चौथी, पांचवी, जितने भी dl आप चुनते हैं सबकी वजह से जो dB साइन थीटा है वो अलोंग द एक्सिस ही बढ़ेगी। बाकी जितने भी कॉस थीटा वाले होंगे, मतलब dB cos थीटा होगी, वो कैंसिल हो जाएगी, चाहे वो इस डायरेक्शन में हो, इस डायरेक्शन में हो, वो कैंसिल हो जाएगी, इस डायरेक्शन में हो, इस डायरेक्शन में हो, वो भी कैंसिल हो जाएगी। मतलब रिजल्टेंट जो निकलेगा आपका मैग्नेटिक फील्ड का वो अलोंग द एक्सिस निकलेगा। मतलब ये है कि इस पूरी रिंग की वजह से या फिर इस पूरे सर्कुलर लूप की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड निकल रही है वो अलोंग द एक्सिस जा रही है। वापस ये डायग्राम आपको दिखा रहा हूं मैं, अलोंग द एक्सिस जा रही है, करेक्ट। तो हम क्या करेंगे कि सभी डीएल्स की वजह से जो dB साइन थीटा निकल रही है उन सबको ऐड करेंगे, मतलब सबका इंटीग्रेशन कर देंगे, सबको जोड़ देंगे। तो टोटल B की वैल्यू क्या निकलेगी, सिग्मा dB साइन थीटा, या फिर इंटीग्रेशन ऑफ dB साइन थीटा, करेक्ट। अब हमें पता है कि हमने dB की वैल्यू पहले से निकाल रखी है, तो हम dB की वैल्यू इसके अंदर पुट कर देंगे। तो B इज इक्वल्स टू, मैं क्लोज इंटीग्रल के अंदर, क्लोज इंटीग्रल क्यों रखा है मैंने, क्योंकि पूरा लूप बन रहा है और अंदर dB की वैल्यू रख दी है मैंने म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई IDL r स्क्वायर और यहाँ पे साइन थीटा। अब देखिए यहां से शुरू होता है कैलकुलेशन का पार्ट, जो कि बहुत सिंपल है। देखिए यहां पे जो r स्क्वायर दे रखा है, कैपिटल R स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या है, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की वैल्यू 1/2, ठीक है, इसका टोटल पावर जो है 1/2 है। तो आर स्क्वायर की जगह हम लोग लिख सकते हैं आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसके अंदर पावर हट जाएगी क्योंकि ऊपर अंडर रूट है और यहाँ स्क्वायर है, करेक्ट। साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, ठीक है, मतलब यहाँ पे आप परपेंडिकुलर लेते हो, परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है, स्मॉल आर, अपॉन में हाइपोटेनियस की वैल्यू क्या है, कैपिटल आर, और कैपिटल आर की वैल्यू हमने क्या निकाली है, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का 1/2, मतलब उसकी पावर 1/2 निकल के आएगी, करेक्ट। अब यहाँ पे कांस्टेंट क्या क्या है वो देख लेते हैं। म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई कांस्टेंट है, आई जो है मैं कांस्टेंट रखना है, नीचे जो ये वैल्यू निकल के आएगी पूरी आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 हो जाएगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे 1/2 है, तो वो भी कांस्टेंट हम लोगों ने बाहर निकाल ली है। और अंदर क्या रह जाएगा, डीएल रह जाएगा। क्यों रह जाएगा डीएल, क्योंकि डीएल जो है वो कांस्टेंट नहीं है, वहां पे हमें एक पार्ट हमने माना है, उसका पूरे का इंटीग्रेशन हमें करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां हम इस dl का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो वैल्यू 2 पाई r निकल के आएगी। आप सोच के देखिए, पूरे dl को आप जोड़ोगे तो क्लोज लूप निकल के आएगा, क्लोज सर्कल निकल के आएगा, तो पूरे की जो इंटीग्रेशन होगी वो 2 पाई r निकल के आएगी। अब रुकिए, तुरंत काटा पीटी शुरू मत कर दीजिए, इसमें बहुत कमाल की चीज है। आप देख सकते हो यहाँ पे पाई है, यहाँ पे एक आर है, यहाँ पे दूसरा आर है, तो पाई आर स्क्वायर बनेगा, एरिया बनेगा। तो इस पूरे को हम लोग एरिया लिख सकते हैं। तो वैल्यू निकलेगी म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई 2a अपॉन में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ये वो मैग्नेटिक फील्ड होगी जो एक सर्कुलर कंडक्टर की वजह से इस एक्सिस के पी पॉइंट पर बनेगी, ठीक है। यहाँ पे एरिया आप देख सकते हो, मतलब एरिया जो है वो कॉइल का एरिया है, वो इस पूरे लूप का एरिया है।
अब आप सोच के देखो कि अगर मैं यहाँ पे एक लूप है आपका, ठीक है, इस एक लूप को अगर मान लो कि मैं 2 या 3 टर्न्स के अंदर बदल दूं, जैसे यहाँ पे मैंने 2 लूप कर दिए, मतलब 2 टर्न्स कर दिए हैं, तो उसकी वजह से क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बढ़ेगी। तो इसका मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स भी लिखने पड़ेंगे n के रूप में। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई 2NIA अपॉन में R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 निकलेगी। तो ये जो NIA है, मतलब नंबर ऑफ टर्न्स, द अमाउंट ऑफ करंट इन द लूप और द एरिया ऑफ द लूप, ये 3 ऐसी चीजें हैं जिस पे डिपेंड करती है मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि अगर आप नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा रहे हो तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी, अगर आप करंट बढ़ा रहे हो उस लूप के अंदर तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी, और अगर आप मान लो कि उसका एरिया बहुत बड़ा कर देते हो, बहुत बड़ा लूप बना देते हो, इतना बड़ा बना देते हो, तो तब भी मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी। तो ये 3 ऐसी चीजें हैं जो डिपेंडेंसी हैं इस एप्लीकेशन के अंदर। अच्छा, इन तीनों को मिला के, मतलब NIA को मिला के एक चीज बनती है जो आपको बाद में समझ में आएगी, वो है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। अगर आपको याद हो, फर्स्ट चैप्टर हमने पढ़ा था तो वहां हम लोगों ने इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट पढ़ा था, ये मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है, इसको m से लिखते हैं। तो इसको पूरा रिप्लेस करके आप m से भी लिख सकते हो, तो ये फॉर्मूला आपके सामने निकल के आएगा। हालांकि मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट अभी आप आगे पढ़ोगे, एम्पियर के लॉ के बाद पढ़ोगे, बड़ा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है। तो ये हो जाती है आपकी एक्सिस के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू, और इससे आप कई न्यूमेरिकल भी सॉल्व करते हो और कई डेरिवेशन भी करते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको याद रखना है। तो फ्रेंड्स, आई होप ये एप्लीकेशन ऑफ बायो-सावर्ट लॉ आपको समझ में आई हो। इसके बाद भी इसके अंदर क्वेरी आती है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वन।